महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद चिराग पासवान पटना पहुंचे और पटना लौटते ही चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। पत्रकारों ने जब उसने सवाल किए तो व्यक्तिगत जो उनके पारिवारिक मामले हैं उसके तो जवाब उन्होंने दिए ही, और उस पर क्या करेंगे उसका तो बताया ही, जो खबरों के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। लेकिन चिराग पासवान ने कुछ ऐसी बातें भी इस बीच में कही जो कि पॉलिटिकल सवाल थे, और उन सवालों का जवाब सीधे सीधे चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा करता था। चिराग पासवान को वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन करने पर मुस्लिम समाज ने कटघरे में खड़ा किया था, जिसका जवाब चिराग पासवान ने जिस रूप में दिया उसके तो मायने ही बदल गए। इसके साथ साथ चिराग पासवान आने वाले समय के लिए अपनी किस तरह की प्लानिंग बना रहे हैं, इस बात का भी उन्होंने एक तरह से समझिए तो खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ साफ नज़र आई कि चिराग पासवान ने जिस तरह से इस पूरे मामले को और जिस तरह से देखा है, दोनों ही सदन में जिस तरह से इस बिल को पास करने में किसी भी तरह का कोई हिल हुज्जत या किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। विपक्ष पूरी तरह से अपनी बातों को तो रख पाया, लेकिन जिस तरह से चाहिए था उस तरह से न तो हंगामा हुआ और न ही विपक्ष के पास कोई ऐसा तर्क था जिससे इस बिल को रोका जा सके। बिल के समर्थन और बिल के विरोध दोनों के मतों को आप देखें तो काफ़ी अंतर नज़र आया। लोकसभा में भी रात के 2 बजे अगर बिल पास हुआ तो वही राज्यसभा में भी बिल्कुल वही हुआ। 2:30 बजे रात में जब वोटिंग हुआ तो बिल बहुमत से पास हो गया। चिराग ने इस पूरे मामले को लेकर के 2 टुक में अपनी जवाब दिए हैं। इस 2 टुक जवाब में उन्होंने सारी परिस्थितियों, सारी स्थितियों को साफ कर दिया है। सीधी तौर पे आप समझिए कि चिराग पासवान जिस तरह की बातें कह रहे हैं और जिस तरह से इस बिल के बारे में वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके सीधे मायने निकलते हैं कि प्लान कुछ और है जिस पर काम शुरू हो चुका है, और चिराग पासवान पूरी तरह से डिटरमाइंड हैं कि उन्हें करना क्या है। पूरे फोकस और पूरी रणनीति के साथ चिराग पासवान आगे क्या करना है इसके लिए क्लियर माइंड ऑफ स्टेट में हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के इस बयान को यदि आप सुने, इस जो सवाल उनसे पूछे गए उन सवालों के जवाब में उनकी बातें को अगर ध्यान से सुने आप, तो आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आखिर चिराग पासवान करने वाले क्या हैं और उनका आगे का प्लान आखिर है क्या। सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान जब उनसे सवाल पूछा गया, और उन सवालों के जवाब में उन्होंने जो कहा वो काफ़ी चौंकाने वाला भी है। तो इसमें गलत क्या है? आज की तारीख में कई ऐसे मसले हैं जहां पे मुसलमानों की ज़मीन का विवाद ही वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है, पर अफसोस की बात यह है कि उनको न्यायालय तक जाने का मौका नहीं दिया जाता था। इसके बाद कम से कम वो न्यायालय जा पाएंगे, अपने हक के लिए न्याय की मांग कर सकेंगे। तो इसमें गलत क्या है? मैं मानता हूं कि आज विपक्ष जो इसको लेकर एक भ्रम का माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा, और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा, पर इन 10-11 सालों में जनता और ख़ास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में, 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों का? बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही है। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा
कि आपकी नाराज़गी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराज़गी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज़ हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराज़गी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी नाराज़गी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराज़गी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद ज़रूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है, और इसके साथ चिराग पासवान ने ना कभी समझौता किया था, ना कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा, समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा, और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया, जेपीसी की मांग हम लोगों के द्वारा की गई थी। हम लोग चाहते थे कि इस पर एक विस्तृत चर्चा हो। पार्टी की तरफ से हमारे सांसद अरुण भारती जी ने जेपीसी में अपने पक्ष को रखने का काम किया। हर बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। जहाँ पे हम लोग की शंकाएं, जहाँ पे हम लोग को इसको लेकर चिंताएं थी, शंकाएं थी, उसको भी हम लोगों ने वहाँ पे रखने का काम किया। कई ऐसे सुझाव पार्टी के द्वारा दिए गए जिसको समिति ने स्वीकारने का काम किया, और इन तमाम बदलावों के बाद, इन तमाम सुझावों के बाद जिस नए स्वरूप में ये संशोधन विधेयक भारत की संसद में आया, इसके हर बिंदु पर अध्ययन करने के बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसका समर्थन करने का फैसला लिया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में गरीब मुसलमानों के हित में ये विधेयक रहेगा, और समय इसको साबित भी करेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।